Assalamualaikum students. Today we will start the revision from the workbook. Chapter number 1, heating and cooling. This is our third session. But we start workbook. Open your workbook. Page number 2, heating and cooling. Okay, what is the first question? State whether the following statement are true or false. ठीक है, ये हम कर चुके हैं, आपको आंसर मालूम है, आप आंसर मुझे दीजिएगा. ठीक है, द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्रिज इज एट द बॉटम. यस, गिव मी आंसर. कौन सा पार्ट जो है कोल्डेस्ट पार्ट होता है? यस, इट इज़ अ ट्रू, क्योंकि जो कूल्ड एयर है वो नीचे की तरफ मूव करते हैं. नंबर 2, रेडिएटेड हीट ऑलवेज ट्रेवल डाउनवर्ड. यस, इट इज़ अ फॉल्स. Number 3, in hot sunny climate, houses are often painted white to keep them warm inside. No, this is a wrong. हम अंदर कूल रखने के लिए वाइट पेंट करते हैं ना. इट इज़ अ गुड इमिटर. आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बात बताई थी कि वाइट कलर और द सिल्वर कलर इज़ अ गुड इमिटर. Number 4, insulation work by trapping air in the space between the material. Yes, it is a true. Number 5, a vacuum flask can keep liquid at a constant temperature for several days. No, it is a false. क्यों? इसलिए कि अबाउट 24 आवर्स के लिए तो ये कूल रखते हैं, इसके या हॉट रख सकते हैं. इतना लॉन्ग पीरियड के लिए, सेवरल डेज के लिए इसके अंदर मटेरियल जो है हॉट या कूल नहीं रहता है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें से रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन जो है वो हो रही होती है. ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर की. उसके बाद आपके पास किया हुआ है, आप इसको खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, विच ऑफ दीज सरफेस इज़ बेस्ट एट रेडिएटिंग हीट. वो कौन सा सरफेस है जो बहुत अच्छा हीट को रेडिएट करेगा? जी, दैट इज़ अ ब्लैक कलर. नंबर 2, विच ऑफ दीज सरफेस इज़ बेस्ट एट एब्जॉर्बिंग हीट. वो कौन सा कलर है, कौन सा सरफेस है जो बहुत अच्छा हीट को एब्जॉर्ब करेगा? यस, इट इज़ अ ब्लैक कलर. ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. नंबर 3, अ वैक्यूम फ्लास्क इज़ एबल टू कीप अ कोल्ड लिक्विड कोल्ड बिकॉज इट. इसका आंसर भी ए करेक्ट है. डिक्रीज द रेट एट विच हीट फ्लो इनटू द लिक्विड. बाहर से हीट अंदर नहीं आएगी, इसलिए जो भी चीज़ आपने अंदर रखा है फ्लास्क के अंदर वो ठंडी ही रहेगी. Number 4, plant grow better in a greenhouse in early spring because. G, correct answer is A. Again, A answer is correct. Heat from the sun warm the inside of the greenhouse. Greenhouse आपको मैंने बताया था ना कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सन रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अंदर जो भी आपने चीज़ रखी हुई है उसको वार्म टेम्परेचर जो है वह अवेलेबल होता है. नंबर 5, इन ड्राई वेदर द वाटर इन अ puddle soon disappear because it. जी, क्या होता है? अगेन आंसर इज ए. एवापरेशन हो जाएगी, है ना. जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, बाहर ज़मीन पे पानी थोड़ा सा गिरा होता है, तो 2 घंटे बाद आप देखते हैं कि वाटर वहाँ पे नहीं है, डिसअपियर हो गया बिकॉज ऑफ द एवापरेशन. सो चूज़ द आंसर में तमाम ए पार्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. अगर आपने कोई रॉन्ग किया है तो उसको सही कर लीजिए. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 में ग्राफ दिया हुआ है. जी, द ग्राफ शो हाउ अ सब्सटेंस कूल आफ्टर बीइंग रिमूव फ्रॉम द हीट. अगर आपने कोई चीज़ गर्म की है और आपने इसको अपने चूल्हे से, बर्नर से हटाया, तो वो किस तरह कूल हो रहा है उसके लिए ग्राफ बनाया है, ग्राफ शो किया है. और ग्राफ में क्या बात शो की है उन्होंने? ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो लेफ़्ट साइड में टेम्परेचर है और नीचे जो है वो टाइम को शो किया है. अब ये ग्राफ शो कर रहा है कि टेम्परेचर तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड था. टाइम टू टाइम जो है ये डिक्रीज़ होने के बाद 15, अगर आप यहाँ से ड्रॉ करें लाइन, तो 15 टेम्परेचर पे जो है वो एक आपको इक्वल यहाँ पे ग्राफ जो है वो शो कर रहे हैं. तो ए में आप देखिए तेज़ी से टेम्परेचर डाउन हो रहा है. बी पार्ट वो है जहाँ पे बहुत तेज़ी से टेम्परेचर जो है फॉल हुआ है. सी जो है, सी पॉइंट ये शो कर रहा है कि तकरीबन जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी कर्व है. 30 के बाद 15 तक ये एक आपको एक
जो कर्व नज़र आ रहा है वो इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पे रूम टेम्परेचर 15 होगा, है ना। अगर रूम टेम्परेचर 45 होता तो ये कर्व जो है वो यहाँ पे शो होता, क्योंकि जो भी चीज़ है, हर चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर पे आकर स्टॉप हो जाती है, ना टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना डिक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर इस वक्त आपका रूम टेम्परेचर 40 है तो 40 शो करेगा, 25 है तो 20 शो करेगा, जो भी चीज़ आप टच करेंगे। ओके, जैसे सर्दियों में हर चीज़ ठंडी महसूस होती है हमें, है ना, और समर सीजन में हमें हर चीज़ जो टच करने पे गर्म महसूस होता है। ओके, अब आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूज़ द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, वेयर इज़ द मैक्सिमम हीट लॉस, वो कौन सी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा हीट लॉस हुई है। ग्राफ को देखिए, यस, बी पार्ट में बहुत तेज़ी के साथ जो है वो टेम्परेचर जो है वो लॉस हो रहा है, सो करेक्ट आंसर इज़ बी। वेयर इज़ द मिनिमम हीट लॉस, वो कौन सी जगह है, ए, बी, सी या डी, जहाँ पे सबसे कम हीट लॉस हो रही है। यस, द करेक्ट आंसर इज़ डी, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर है और यहाँ पे अब हीट लॉस नहीं हो रही है। वॉट इज़ द टेम्परेचर एट पॉइंट सी, पॉइंट सी को देखिए आप, यस, अब इसको आप देखिए कहाँ पे ये टच कर रहा है, यस 30 डिग्री, तो पॉइंट सी के लिए आप क्या आंसर लिखेंगे, 30 डिग्री, ठीक है। अगेन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर। अब आपको ये जनरल आईक्यू है ना हमारा, हमें कहीं पे उन्होंने लिखा नहीं है रूम टेम्परेचर, लेकिन जब हमें बात मालूम है कि 15 के बाद टेम्परेचर वहीं पे रुका हुआ है, टेम्परेचर नीचे नहीं जा रहा, इट्स मीन द 15 इज़ अ रूम टेम्परेचर, सो 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ अ रूम टेम्परेचर। नीचे आपके पास स्पेस दिया हुआ था और हमें यहाँ पे ग्राफ शो करना है। ग्राफ में 2 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, सेम स्टार्टिंग टेम्परेचर हायर रूम टेम्परेचर, यानी जो आपके ऊपर ग्राफ बना हुआ था, अगर आप इसी ग्राफ में बनाना चाहें तो क्या जुमला कह रहे हैं, क्या सेंटेंस कह रहे हैं, सेम स्टार्टिंग यानी 120 से स्टार्ट कीजिए, हायर रूम टेम्परेचर हायर होगा, तो आप बिल्कुल ऐसे ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ को बनाते वक्त आप क्या करेंगे, यहाँ से कर्व लेने के बाद आप थोड़ा सा ऊपर ले जाइएगा, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर हाई है तो हमने जो नीचे यानी 15 से ज़्यादा रख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने जो बनाया है डायग्राम आपने अपने पास, यहाँ पे हमने सेम लिया है और सेम 120 से लेके जो मैंने रेड कलर से शो किया, आप देखिए 120 सेम टेम्परेचर है और इसको मैंने थोड़ा सा हाई रखा है, अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, हायर स्टार्टिंग टेम्परेचर लोअर रूम टेम्परेचर हमें ज़्यादा लेना है और लो इसके जो है वो रूम टेम्परेचर शो करना है, ठीक है। तो अगेन इसको हाई ले लेंगे, 150 से स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। और ब्लैक कलर को देखिएगा जी, ब्लैक वाले कलर को देखिए, 150 से स्टार्ट किया मैंने और ये बिल्कुल नीचे ले गई मैं, 15 से भी कम ले गई हूँ, 10 पे ले जाइए, 5 पे ले जाइए। अगर आप ऊपर वाले ग्राफ में देखना चाहें जहाँ पे बहुत अच्छा क्लियर बना हुआ है, तो उन्होंने क्या कहा, हायर मतलब 120 से ऊपर ले लीजिए, ठीक है। 120 से ऊपर मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 150 है आपके पास, यहाँ से स्टार्ट कीजिए ग्राफ और रूम टेम्परेचर से नीचे लेकर जाना है, ठीक है। तो नीचे ले जाइए, इसको अगर हम मैच करेंगे तो हो सकता है ये 10 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड शो करें, ठीक है। टर्न ओवर द पेज नंबर 4। यस, बहुत ईजी है। क्यों ईजी है, इसलिए कि आपको मेल्टिंग का मतलब भी मालूम है, एवेपोरेशन का मतलब भी मालूम है, यू नो अबाउट द कंडेंसिंग, फ्रीजिंग एंड द मास इज़ कंजर्व। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये 5 के 5 डेफिनेशंस आपको बताए थे, आपकी बुक पे भी मौजूद है और इट इज़ वेरी इजी आपको मैच करना है। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एग्ज़ाम में अगर ये टर्म्स दिए हुए होंगे तो आपको ये डेफिनेशंस लिखनी होंगी और अगर डेफिनेशंस दी हुई होंगी तो आपको टर्म लिखना होगा, मैचिंग नहीं आएगा आपको, या तो ये टर्म जो है वो नहीं देंगे आपको, ये सारे वर्ड्स दे देंगे, आपको यहाँ पे वर्ड लिखना होगा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, और अगर वर्ड्स दे दिए होंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है। तो सो लर्न दिस पेज नंबर 4 बाय हार्ट, सिर्फ मैचिंग का आंसर नहीं आएगा और ये सब आपको प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 लिख लीजिए, यहाँ पे आप ABCDE लिख लीजिए, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आपने ये किया हुआ है एंड इट इज़ वेरी इजी। नंबर 1 मेल्टिंग को मैच किए D से, ठीक है, D से व्हेन अ सॉलिड इज़ वार्म्ड द पार्टिकल मूव फास्टर until some break free and become part of the liquid,
ठीक है। नंबर 2 एवापोरेशन, आप इसको मैच कीजिएगा ई के साथ, ओके। नंबर 3 इज़ अ कंडेंसेशन और कंडेंसिंग लिखा हुआ है, इसको आप मैच करेंगे नंबर ए के साथ, जब वाटर वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होकर वाटर वेपर्स बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, वाटर वेपर्स जो है कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी कि अगर आपने पानी की बॉटल ठंडी रखी हुई तो बॉटल के बाहर वाटर ड्रॉप्स आ जाते हैं, ठीक है ना। नंबर 4 फ्रीजिंग, इट्स वेरी इजी, बर्फ़ बन जाती है हमारी जी, तो इसको आप मैच कर दीजिए सी के साथ। एज अ लिक्विड कूल डाउन इट पार्टिकल्स स्लो डाउन, इवेंचुअली दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क विच इज़ अ टिपिकल ऑफ अ सॉलिड, यानी बर्फ़ की एग्जाम्पल आप यहाँ ले सकते हैं, आइस बन जाती है, वाटर जो फ्रीज होकर आइस फॉर्म कर रहा है। लास्ट वन इज़ अ न्यू वर्ड, मास इज़ कंजर्व, ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, इसको आप मैच करेंगे बी से कि इन अ चेंज ऑफ स्टेट ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल चेंज, द एक्चुअल पार्टिकल रिमेन द सेम ऑल द टाइम, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम होते हैं, मास जो है वो रिमेन सेम रहता है, लेकिन उसकी जो है कंडीशन चेंज हो सकती है, पार्टिकल की शक्ल चेंज हो सकती है, मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैस, बट मास जो है उसका सेम रहेगा, ठीक है। पेज नंबर 4 को प्लीज़ लर्न कीजिएगा बाय हार्ट, मैचिंग नहीं आएगा, आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, अंडरस्टैंड। अब आ जाइए पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 इज़ वेरी इजी, इसमें कुछ आर्टिकल्स आपके पास दिए हुए हैं, गिवन आर्टिकल्स हैं, और ये भी बताया है वो किस चीज़ से बनी हुई है। फॉर एग्जांपल टेबल मैट, टेबल मैट आजकल हमारे पास मोटे प्लास्टिक्स के आते हैं, जो पुराने ज़माने में कॉक के आते थे, ठीक है। वजह ये होती है कि इसमें से हीट पास ना हो। मोटे वाले फैब्रिक, थिक फैब्रिक आजकल अगर आप बाहर के आते हैं तो आप देखते होंगे बारीक बारीक वुड के बने हुए होते हैं ना, ठीक है, देखा होगा आपने। फ्राई पैन अगर आप देखें तो इसका बेस हमेशा स्टील का या एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। आपके पास हैंडल ऑफ किचन टर्नर, यानी आपके पास जो फ्राई पैन में आप यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, तो ये टर्नर जो है इसकी जो हैंडल है वो हमेशा वुड का होता है, या अब जो है वो प्लास्टिक के भी होने लगे, मोस्टली वुड का है। ब्लैंकेट जी, ठीक है ना, ब्लैंकेट सबने देखा हुआ है। आयरन, इस्त्री जिसे आप कहते हैं, आयरन, इसका जो बेस है वो हमेशा एल्युमिनियम का होता है या मेटल का होता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ अ गीज़र और द हीटिंग बॉयलर, पानी इसमें गर्म होना है, मेड अप ऑफ कॉपर। अच्छा, ये किस चीज़ से बने हुए वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। कॉक, स्टील, वुड, वुल, एल्युमिनियम एंड कॉपर, इस बात को जहन में रखिए। अब हमें ये आपके पास एक गिवन चार्ट है जो आपके टीचर ने करवाया होगा पेज नंबर 5 पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा लिखा हुआ है तो मैंने इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके लिख दिया ताकि आप इसको फॉलो कर सकें, ठीक है। हम दोनों साइड बाय साइड देखते जाएंगे। आपकी बुक में नंबर 1 आर्टिकल उन्होंने दिया हुआ टेबल मैट। टेबल मैट किस चीज़ से बना हुआ है? दैट इज़ अ कॉर्क, ठीक है। कॉर्क का जॉब क्या है? व्हाट इज़ इट्स जॉब? जी, यहाँ से देख के लिख लीजिए अगर आपके पास क्लियर नहीं है। प्रिवेंट हीट फ्रॉम द हॉट यूटेंसिल टू रीच टेबल। जैसे आपके पास आपने किसी बाउल में सालन निकाला हुआ है ना, तो वो आपके टेबल ख़राब हो जाएगा, तो हम उसके नीचे मैट रख देते हैं, तो वो यूटेंसिल जो है उसके ज़रिए हीट जो है वो ना पास हो, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ रही है। नंबर 2 क्या है? फ्राई पैन, ठीक है। फ्राई पैन का जो बेस है इट इज़ मेड अप ऑफ द स्टील, और स्टील का क्यों होता है? बिकॉज अलाउ हीट टू गेट फ्रॉम बर्नर टू फूड, ठीक है, अलाउ हीट, ताकि चूल्हे में से, बर्नर में से जो हीट है वो आपके फूड तक आराम से पहुंच जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लियर करके लिखा है, आप देख के लिख लीजिएगा। नंबर 3 इज़ अ हैंडल ऑफ किचन टर्नर, यानी जो चमचा है बड़ा वाला जिससे आप कोई चीज़ टर्न करते हैं, उसका हैंडल जो है वो हमेशा वुड का बना होता है। अब नाउ डेज हम प्लास्टिक भी यूज़ करते हैं, क्यों, क्या रीज़न है? व्हाट इज़ इट्स जॉब? स्टॉप हीट टू रीच हैंड, स्टॉप हीट टू रीच हैंड। नंबर 4 बेस ऑफ आयरन, जो आप इस्त्री इस्तेमाल करते हैं, आयरन का बेस जो है वो हमेशा किस चीज़ का बना होता है? जी, एल्युमिनियम या मेटल वगैरह यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस मेटल? अलाउ हीट टू पास फ्रॉम आयरन टू क्लोथ्स, जो भी कपड़ा आप इस्त्री कर रहे हैं वहाँ से हीट जो है वो पास हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ अ ब्लैंकेट। जी, ब्लैंकेट हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं और हम अपने बॉडी को गर्म कर रहे होते हैं। किस चीज़ का बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ वुल।
वुल से बना हुआ है जी। क्या करता है ये वुल जी? ट्रैप एयर सो कीपिंग यू वार्म बाय रिटेनिंग वार्म एयर। हम जब कंबल ओढ़ लेते हैं, हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी और ब्लैंकेट के दरमियान वार्म एयर जो है वो ट्रैप हो जाता है, गर्म हवा ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सर्दी नहीं लगती है। लास्ट वन आपके बुक में किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। हॉट वाटर सिलेंडर है और ये किसी से बना होता है? कॉपर से बना हुआ होता है, और इसका रीज़न उन्होंने लिखा है अलाउ हीट टू गेट फ्रॉम बर्नर टू वाटर इन बॉयलर। तो ये आपको नहीं करना है, बाकी आपको ये 5 करने थे जो मैंने बहुत क्लियर करके आपको लिख दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया है तो सो कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इसको भी आप बहुत अच्छी तरह लर्न कीजिएगा, रीज़न आपको याद करना होगा, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में सिर्फ आर्टिकल के नेम दिए हुए होंगे, आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा व्हाट इज़ इट्स जॉब। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 पेज नंबर 5 जी। Below are 2 columns with separate heading. Write the name of the 6 article under the correct heading. ये जो 6 articles ऊपर थे आपके पास, इनको हमें अलग करना है कि कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा कंडक्टर है। एंड यू ऑल्सो नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्टर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसुलेटर। जिसमें से हीट पास हो जाए दैट इज़ द कंडक्टर, जिसमें से हीट पास ना हो दैट इज़ द इंसुलेटर। सो कंडक्टर में आप लिखेंगे स्टील, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, while in insulator write plastic, wood and cork। ठीक है ना, इंसुलेटर है, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे हाथ ना जल जाए। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। ये आपका सेशन कंप्लीट हो गया। अब आप कॉपी पे क्या काम करेंगे, व्हाट इज़ द होमवर्क, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करेंगे। डायग्राम्स नहीं बनाइएगा, आप सिर्फ ये कॉलम बना के बहुत नीट करके लिखिएगा, जैसे मैंने आपको लिख के शो किया है, ठीक है ना, ताकि आपको ये याद हो जाए। एंड पार्ट 2 आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 1 and 2 डू इट इन योर कॉपी, अपनी कॉपी पे कीजिए। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर सेशन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।